इस डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर दिखाया गया है और उसके ऊपर एक प्लैंक है। ये प्लैंक है और ये है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर जो है एक्चुअली में परफेक्ट रोलिंग कर रहा है इस सरफेस पर, और इसके ऊपर जो प्लैंक है वो भी आगे की तरफ मूव कर रहा है, वो भी एक्चुअली में इस सिलेंडर के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है। तो हमें बताना है अगर इन दोनों का मास इक्वल हो तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, है ना। कहा गया है प्लैंक एंड सॉलिड सिलेंडर हैव इक्वल मास, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैंक टू दैट ऑफ स्फीयर, है ना। और ये भी कहा गया है कि मतलब ये जो सॉलिड सिलेंडर है एक्चुअली में परफेक्ट रोलिंग कर रहा है। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसकी वेलोसिटी v है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो हमें पता हाईएस्ट पॉइंट जो होता है परफेक्ट रोलिंग में, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है v प्लस ओमेगा आर। v और ओमेगा आर इक्वल होते हैं तो इसको मैं 2v कह सकता हूं, ठीक। अब चूंकि ऊपर वाला जो प्लैंक है, प्लैंक और इस सॉलिड सिलेंडर के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, तो प्लैंक का जो वेलोसिटी होगा इसका जो वेलोसिटी होगा दोनों इक्वल होना चाहिए। तो प्लैंक का वेलोसिटी हो जाएगा 2v। अगर मुझे प्लैंक का काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा तो लिखूंगा हाफ m इंटू इसकी वेलोसिटी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2mv²। जबकि सॉलिड सिलेंडर का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा तो मैं इसकी रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों वाली एनर्जी लिखूंगा, है ना। तो ये हो गया हाफ mv²। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, ओमेगा को v/r लिखा जा सकता है। तो ये देखेंगे यहां से r² और ये r² कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा 3/4 mv²। तो अगर हमें यहाँ पर प्लैंक का और जो सिलेंडर है, यहाँ पर ये स्फीयर नहीं है, इसको करेक्शन कर देते हैं, ये एक्चुअली में सिलेंडर है ना। तो सिलेंडर का जो काइनेटिक एनर्जी है इसका रेशियो निकालना है। तो देखेंगे ये आया है 2mv² और सिलेंडर का जो काइनेटिक एनर्जी आया है ये आया है 3/4 mv²। तो mv² कैंसिल हो गया तो ये आ गया 8/3, है ना। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है इसमें हमें एक रिंग दिया गया है, इस रिंग का रेडियस है r और इसका मास दिया गया है 3m। इस रिंग के सरकमफेरेंस पर देखेंगे सेंटर वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या सेंटर से पास करता जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, उस डायमीटर पर और सरकमफेरेंस पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है m। ये ब्लॉक इस रिंग से बिल्कुल रिजिडली अटैच कर दिया गया है और इस सिस्टम को इनिशियली यहाँ पर रोका गया है पकड़ करके। अब जैसे इसको रिलीज करेंगे तो ये घूमने की कोशिश करेगा, तो रिलीज करते ही इसका क्या एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा ये हमें बताना है ना। तो जब रिलीज किया जाएगा यहाँ पर तो देखेंगे रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है 3m वो तो यहाँ पर है ना। तो इसी पॉइंट से उसका mg आएगा, यहीं से एक नॉर्मल आएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को एक्सिस मान लूं तो इसका mg का टॉर्क नहीं आएगा और ये नॉर्मल का भी टॉर्क नहीं आएगा। किसका टॉर्क आएगा? ये जो ब्लॉक का mg है इसका टॉर्क आएगा। मैं ना इस पॉइंट को एक्सिस मान रहा हूं यहाँ पर, तो इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क आएगा इसका mg का वो हो जाएगा mg इंटू r। इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया फोर्स का और ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा। I लिखेंगे पूरे सिस्टम का,
यानी पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। तो पहले जो है मैं इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट होता है mr², है ना। तो इसका जो मास है एक्चुअली में 3m है, mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ इस रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट। हमें तो इसके अबाउट निकालना है, तो पैरेलल थ्योरम लगाएंगे। तो ये होता है पैरेलल थ्योरम में सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md²। इसका मास है 3m और d होता है पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन, जो कि यहां पर r है, ठीक है। तो ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस एक्सिस के अबाउट, प्लस इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ये ब्लॉक जो है इसका। तो ब्लॉक देखेंगे इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, ये पड़ेगा √2r डिस्टेंस पर। ये भी रेडियस r है, ये भी r है, तो ये √2r होगा, है ना। तो इस ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो मास है m और एक्सिस से डिस्टेंस है √2r, इसका होल स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया पूरे सिस्टम का इंटू अल्फा। अब यहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां से अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा g/8r। अगला जो एग्जांपल है ये इम्परफेक्ट रोलिंग से रिलेटेड है। इम्परफेक्ट रोलिंग का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्लिप करते हुए रोल कर रहा है ना। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक रिंग दिया गया है, रिंग की जो लीनियर वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो राइटवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो उल्टे डायरेक्शन में है ना। तो नीचे वाला पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे v0 आएगा और प्लस ओमेगा r इधर ही आएगा। तो नीचे वाला पॉइंट एक्चुअली में इधर जा रहा होगा v0 प्लस ओमेगा नॉट इंटू r से, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर पीछे की तरफ आएगा। फ्रिक्शन कितना आएगा, जैसे यहाँ पर mg इसका वेट आएगा, यहाँ पर नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मल mg के इक्वल आएगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है इधर वो एक्चुअली में μn होता है, यानी कि μmg हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि चूंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ना, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आएगा। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है एक्चुअली में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। mg और नॉर्मल का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट कैंसिल हो जाएगा, है ना। सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो होगा क्या कि कुछ देर बाद फाइनली ये जो रिंग है ये परफेक्ट रोलिंग शुरू कर देगा। जब ये परफेक्ट रोलिंग शुरू करेगा तब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बताना है ना। रिंग इज जेंटली प्लेस्ड, मतलब ये जो वेलोसिटी दिया है v0 और ये ओमेगा नॉट दे करके रफ सरफेस पर जेंटली इसको रख दिया गया है। तो फाइंड VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास व्हेन इट स्टार्ट्स परफेक्ट रोलिंग, ठीक है। तो मैं इसका पहले ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं, है ना। ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे फोर्स लग रहा है इधर μmg, तो फोर्स एक ही है इधर, बाकी तो वर्टिकल डायरेक्शन में है नॉर्मल और mg जो कि कैंसिल हो जाएंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा μg, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालें, है ना। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है कुछ देर बाद, मैं मान लेता हूँ कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, है ना। परफेक्ट रोलिंग करने के लिए इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको उल्टा होना पड़ेगा। जब ये ओमेगा इधर आएगा तब v इक्वल टू ओमेगा r होते ही परफेक्ट रोलिंग शुरू होता है ना। तो v इधर होगा, ओमेगा ऐसे होना चाहिए, ओमेगा का डायरेक्शन जो है रिवर्स होना पड़ेगा, है ना। तो ये जो v है, अगर ये v निकालना हो किसी टाइम पर तो मैं लिखूंगा v इक्वल टू v0, शुरू में v0 था, माइनस ये जो d एक्सेलरेशन है μg इंटू टी। v इक्वल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर माइनस इसलिए आया क्योंकि d एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी के उल्टा डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन आया है μg, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन लगाया। तो किसी टाइम t पर इतनी वेलोसिटी आएगी। अगर हम बात करें इसके रोटेशनल मोशन की, है ना, तो रोटेशन देखेंगे इस एक्सिस के अबाउट फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क लगाएगा μmg इंटू r, है ना, ये टॉर्क लगाएगा। और ये जब टॉर्क लगाएगा तो टॉर्क का इफेक्ट आएगा I इंटू
अल्फा। ठीक है, इसको हमने एक्सिस माना है, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का mr²। तो यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा μg/r, है ना, ये आ गया अल्फा। अब अल्फा पता है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी निकाल सकते हैं, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी का फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं, इसको पॉजिटिव लेता हूं, तो अल्फा पॉजिटिव आएगा, लेकिन इनिशियल जो ओमेगा नॉट है वो निगेटिव में आएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो मैं लिखूंगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा नॉट का वैल्यू था v0/2r, अल्फा का वैल्यू आया है μg/r इंटू टी। तो किसी टाइम टी पर ये एंगुलर वेलोसिटी आएगा। ठीक, ये परफेक्ट रोलिंग तब शुरू करेगा जब v और ओमेगा r इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि वो टी टाइम ये है जब ये v और ओमेगा r बराबर होते हैं, परफेक्ट रोलिंग शुरू होता है, तो तब v इज इक्वल टू ओमेगा r होना चाहिए, है ना। तो देखेंगे v आएगा v0 माइनस μgt इज इक्वल टू ओमेगा r आएगा, यहां से ये हो जाएगा माइनस v0/2, r कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा μgt। ठीक है, तो इस माइनस v0/2 को मैं इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा v0 प्लस v0/2 यानी कि 3v0/2 ये हो जाएगा। और इधर देखेंगे ये μgt को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2μgt, यानी यहां से वो टाइम निकल जाएगा जब परफेक्ट रोलिंग शुरू होगा, 3v0/4μg। इस टाइम पर परफेक्ट रोलिंग शुरू होगा, तो इस टाइम पर वेलोसिटी कितना हुआ होगा, है ना। परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट होते ही वेलोसिटी कितना होगा कैसे पता करें, इस t का वैल्यू इसमें रख देंगे तो v निकल जाएगा। तो यहां से v आएगा v0 माइनस μg, t का वैल्यू आएगा 3/4 v0/μg। तो μg और μg कैंसिल हो गया, v0 में से 3/4 v0 माइनस करेंगे तो यह आएगा v0/4, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब परफेक्ट रोलिंग शुरू होगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v0/4 रह जाएगी। ठीक, इसके बाद आते हैं अगले एग्जांपल पर। अगले एग्जांपल में देखेंगे 4 सॉलिड सिलेंडर दिए गए हैं जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है ना। कहा गया है ऑल द सिलेंडर्स आर आइडेंटिकल एंड देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, देन फाइंड रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स ऑफ अपर टू लोअर सिलेंडर्स। देखेंगे यहाँ पर 4 सिलेंडर है और बीच में 2 प्लैंक्स भी हैं। सबसे ऊपर वाला प्लैंक जो है 2v वेलोसिटी से जा रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, और बीच में जो यहाँ पर प्लैंक है वो v वेलोसिटी से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, तो अगर यहाँ पर कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, स्लिपिंग नहीं होने का मतलब कि ये पॉइंट जो है रेस्ट पर होना चाहिए, इस पॉइंट की वेलोसिटी होनी चाहिए 0, और ये जो सिलेंडर है इसका इस पॉइंट का वेलोसिटी होना चाहिए v, जितना प्लैंक का है उतना ही इस सिलेंडर के टॉप मोस्ट पॉइंट का होगा, है ना। तो अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालें ओमेगा ऑफ लोअर सिलेंडर्स, एंगुलर वेलोसिटी कोई भी 2 पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी लेकर के निकाला जा सकता है। जैसा मैंने बताया था ओमेगा रिलेटिव होता है v रिलेटिव बाई r, है ना। तो इसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आएगा v, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है 2r, डायमीटर के बराबर, है ना। तो मैं लिखूंगा 2r। ये तो लोअर सिलेंडर्स की एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अब आते हैं ऊपर वाले पर, है ना। ऊपर वाले किसी एक सिलेंडर को मैं दिखाता हूं। देखेंगे कि ये v से जा रहा है, तो ये चूंकि कांटेक्ट में है, स्लिपिंग नहीं हो रहा, तो ये भी v से जा रहा होगा, है ना। और ऊपर वाला 2v से जा रहा है, इनके बीच में भी स्लिपिंग नहीं है, तो ये ऊपर वाला पॉइंट 2v से जा रहा होगा। मतलब ये पॉइंट जा रहा है 2v से और ये वाला पॉइंट जा रहा है v से। तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालेंगे तो आएगा 2v प्लस v, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 2v प्लस v यानी कि 3v हो गया। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया 2r, डायमीटर के इक्वल। तो इस केस में भी ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा ऑफ अपर सिलेंडर,
ओमेगा यू। अपर सिलेंडर का ओमेगा निकालेंगे, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, वी बाई मतलब वी रिलेटिव डिवाइडेड बाई आर। तो वी रिलेटिव तो आया है 3v और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी 2r है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाले सिलेंडर्स हैं उनका एंगुलर वेलोसिटी आया है 3v बाई 2r और लोअर वाले सिलेंडर्स हैं उनका एंगुलर वेलोसिटी आया है v बाई 2r जो वहां पर हमने कैलकुलेट किया। तो अगर इनका रेशियो निकालना हो तो ये हो जाएगा 3/1 है ना, और यही पूछा गया था। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। इस एग्जाम्पल में एक ट्रक है जो कि एक्सेलरेटेड है। इस ट्रक के ऊपर एक बॉक्स रखा गया है। बॉक्स का हाइट है L और इसका विड्थ है D। हमसे पूछा गया है कि इस एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि ये बॉक्स टॉपल नहीं करे, है ना। तो अगर मैं इस ट्रक के रेस्पेक्ट में देखूं, ट्रक चूंकि खुद भी ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, अगर इस पर कोई ऑब्जर्वर बैठा होगा तो वो खुद भी ए से जाएगा। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक फोर्स आएगा mg, है ना, बीच में एक नॉर्मल भी कहीं आएगा और एक आएगा स्यूडो फोर्स, है ना। स्यूडो फोर्स आएगा कितना, मास लेंगे इस बॉक्स का और एक्सेलरेशन लेंगे इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का, है ना। ये स्यूडो फोर्स हो गया। अब चूंकि एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम होने का मतलब है कि अब ये टॉपल करने वाला होगा, क्योंकि पहले बताया गया है बॉक्स डज नॉट स्लाइड, मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट है जिससे कि ये बॉक्स स्लाइड नहीं करेगा लेकिन टॉपल कर सकता है। तो हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगाया है जिससे कि ये टॉपल करने वाला होगा, टॉपल नहीं किया होगा लेकिन टॉपल करने वाला होगा। टॉपल करने वाला होगा तो नॉर्मल फोर्स खिसक करके यहां आ गया होगा, है ना। तो मैं इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालूंगा, है ना, तो इसको टॉपल कराने के लिए, या चूंकि मैक्सिमम पूछा है टॉपल नहीं कराने के लिए, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं टॉपल नहीं कराने का कंडीशन निकालता हूं। किस कंडीशन में टॉपल नहीं करेगा, है ना। ये जो स्यूडो फोर्स है एक्चुअली में ये टॉपल कराने की कोशिश करेगा, ये जो mg है ये टॉपल होने से बचाने की कोशिश करेगा। तो mg का जो टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अबाउट वो आएगा mg इंटू b/2, है ना। अगर ये टॉर्क बड़ा हो गया, बचाने वाला टॉर्क बड़ा है टॉपल कराने वाले टॉर्क से, है ना, तब ये टॉपल नहीं करेगा। तो mg इंटू b/2 टॉर्क इसका हो गया और इसका टॉर्क आएगा ma इंटू l/2, है ना। m में स्यूडो फोर्स लग रहा है और इस एक्सिस से l/2 डिस्टेंस पर लग रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में टॉपलिंग नहीं होगा, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि a जो है a आएगा लेस देन GB/L। a का वैल्यू GB/L से कम होना चाहिए, यानी a का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, इनइक्वालिटी हटाकर इक्वलिटी लगा देंगे, GB/L। मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना एक्सेलरेशन होगा तो ये टॉपल नहीं करेगा, ऐसा कहा जा सकता है। जस्ट टॉपल करने वाला होगा या जस्ट टॉपल करेगा ये भी कहा जा सकता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल में एक रॉड है, इस रॉड पर दो फोर्सेज लग रहे हैं। एक फोर्स है F1 मान लेते हैं और एक फोर्स है F2। दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन एक ही है। कहा गया इफ द पोजीशंस ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेज ऑन ए लाइट रॉड आर इंटरचेंज देयर रिजल्टेंट शिफ्ट्स बाय 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। इनका रिजल्टेंट कहां पर लगेगा, रिजल्टेंट का मतलब हो गया कि इन दोनों को ऐड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको किसी एक पॉइंट पर लगा सकते हैं, है ना। हो सकता है हम लोग यहां अप्लाई करें, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कहीं इस पॉइंट पर लगाएंगे। रिजल्टेंट पॉइंट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है। इन दोनों को हटा दूंगा, हटा करके मैं चाहता हूं कि एक ऐसे पॉइंट पर लगाऊं जिससे इस रॉड का एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन पहले जैसा ही रहे। तो मुझे इस पॉइंट पर लगाना है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक। तो अगर मैं इस पॉइंट पर इन दोनों के बदले में लगाऊंगा तो इसका मतलब ये होगा कि अगर रिजल्टेंट यही लग रहा है तो इसी को एक्सिस ले लूंगा तो उस रिजल्टेंट फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा। अगर रिजल्टेंट का 0 हो रहा है तो इन दोनों के कारण से भी 0 होना चाहिए, है ना। तो ये जो पॉइंट है
जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, मैं मान लेता हूं कि यहां से x डिस्टेंस पर है तो यहां से L माइनस x डिस्टेंस पर है, ठीक। तो इन दोनों फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के अबाउट 0 होना चाहिए। तो एक टॉर्क लगाएगा क्लॉकवाइज, वो लगाएगा F1 इंटू एक्स, दूसरा लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज, वो लगाएगा F2 इंटू एल माइनस एक्स, है ना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों अगर इक्वल हो गए तो बैलेंस हो गया टॉर्क, नेट टॉर्क हो जाएगा 0, और होना भी चाहिए क्योंकि उनका रिजल्टेंट वहीं से पास कर रहा है ना। तो अब इसमें देखेंगे कहा गया है कि जब फोर्सेज का जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी F2 को मैंने यहां लगा दिया लेफ्ट वाले एंड पर और F1 को राइट वाले एंड पर इसको लगा दिया, ठीक है। तो अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो कहीं यहां आ जाएगा, है ना। मतलब F1 से x डिस्टेंस पर और F2 से L माइनस x डिस्टेंस पर, ठीक है। मतलब 4 से तो डिस्टेंस वही रहना चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का अभी भी। तो इस बार भी जो है वो फिर से ये वाला कंडीशन वैलिड होना चाहिए क्योंकि फोर्स तो वही है अभी भी। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है जब इनका पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी शिफ्ट हो जाता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पहले यहां से x डिस्टेंस पर था, अब राइट वाले एंड, राइट साइड से, राइट एंड से x डिस्टेंस पर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था वो इस एंड से L माइनस एक्स पर था, यानी कि F1 से L माइनस एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो यहां पर है, इस एंड से x डिस्टेंस पर है, ठीक। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां से यहां शिफ्ट हो गया है। कितना शिफ्ट हुआ? L माइनस एक्स, इस पूरे में से इस x को माइनस कर देंगे, और जो शिफ्टिंग हुआ है वो क्वेश्चन में बताया गया है कि वो L/4 के इक्वल है ना। कहा गया है देयर रिजल्टेंट शिफ्ट्स बाय 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का सेपरेशन अगर L था, है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन अगर L था तो L/4 से शिफ्ट हो गया है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, है ना। तो ये शिफ्टिंग को मैंने L/4 कर दिया, तो यहां से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूं। L माइनस L/4 इज इक्वल टू 2x, है ना, ये हो जाएगा। तो ये देखेंगे ये आ जाएगा 3L/8 x का वैल्यू। अब अगर मैं x का वैल्यू यहां पर रख दूं तो F1 और F2 का रेशियो भी निकल जाएगा। F1 इंटू 3L/8 इज इक्वल टू F2 L माइनस x का वैल्यू 3L/8। तो ये होगा F1 3L/8 इज इक्वल टू F2 इंटू 5L/8, है ना, ये आ गया। तो इसमें से L/8 यहां से L/8 यहां से माइनस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे इसको, तो F1/F2 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 5/3। तो ये हो गया दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड का रेशियो।